आज ये अपना सीड का जो टॉपिक है, और सीड का जो टॉपिक के मामले में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग अपने को इसमें से जो क्वेश्चन या आपका जो एग्रीकल्चर का एक बेस भी स्टार्ट होता है, तो सीड से नीचे है। सीड जब तक नहीं है तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सीड साइंस का ये जो टॉपिक आप लोगों के दे रखा है, इसमें इतना ज्यादा कोई हार्डनेस टॉपिक नहीं है, केवल इसको समझना है। समझने के लिए मोटे तौर पे देखा जाए तो एक साधारण भाषा में बीज दो तीन प्रकार से अपन सोचा जाए तो एक तो अपनी होती है सस्य विज्ञान, और एक है आपके आनुवांशिकी, ब्रीडिंग पढ़ते हो ना उसमें। दोनों तरीके से अगर बीज के बारे में सोच लिया जाए, सस्य विज्ञान में तो क्या होता है कि एक नया पौधा तैयार करने के लिए, नया पौधा तैयार करने के लिए अगर कोई भी भाग उपयोग कर लिया जाए और उससे नया पौधा तैयार हो जाए तो वो अपना क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। उदाहरण के लिए गेहूं का अपन ने क्या लिया था, सीड काम में लिया था, दाना काम में लिया था। लेकिन अपन ने देखा होगा गन्ना, आलू, इनमें क्या काम में लिया, उसका तना काम में लिया। किसी में अपन देखा जाए तो पत्ती भी काम में लेते हैं। वीड वाले टॉपिक में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो खतर छटा का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रायोफिलम। तो कहीं ना कहीं पत्ती भी काम में ली जाती है। तो सस्य विज्ञान तो ये कहती है कि पौधे का ऐसा कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, ठीक है, उससे एक नया पौधा तैयार हो तो वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। ये तो क्या कहती है, सस्य विज्ञान। और अपनी जो आनुवांशिकी है, ब्रीडिंग है, वो अपने ही नियमों पे चलती है। वो क्या कहती है कि राइपन ओव्यूल ऑफ द सीड, मतलब एक पूर्ण रूप से पका हुआ बीजांड है, वही क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। पूर्ण रूप से पुष्प बने, पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किसका निर्माण हो, बीजांड का निर्माण, तो वो क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, सीड की डेफिनेशन में। अब इन्हीं के आगे चलेंगे, आगे मैं इसमें बता दूंगा, पीपीटी में कोई नहीं है, आप रफली लिख लेना, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बीच में बोल जाना। फिर इसके बाद में इस बीज के बारे में अगर देखा जाए तो जनरली देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से बीजों में अपन देखते हैं कि शुरुआत में बीज को तैयार किया जाता है। आज अपने पास इतनी किस्में हैं गेहूं की, पहले जो पुरानी किस्में थी उनकी पैदावार धीरे धीरे कम थी। 1965 से पहले आपने देखा होगा कि हरित क्रांति जो आप लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं और बुक्स में आपको क्या मिलता है, कहीं 1965-66 मिलता है, कहीं 66-67 मिलता है, अलग अलग डेटाज मिलते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1960 के अंदर ही एक नारा दिया गया था, ग्रो मोर फूड, आवश्यकता से ज्यादा भोजन उगाया जाए। क्योंकि उस समय अपनी ये स्थिति थी कि अपन को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था और किसी प्रकार की उन्नत किस्में अपने पास में नहीं थी। तो उस समय जो उन्नत किस्मों को यहां लाकर, और उस समय आप लोगों को बताया गया भी होगा शुरुआत में एग्रोनॉमी के अंदर दो मुख्य किस्में थी। एक तो कौन सी थी, सरबती सोनारा, और एक कौन सी थी, लरमा रोजा। उनको लाया गया, फिर उनको यहाँ उगाया गया, तो उनका प्रोडक्शन अपनी जो किस्में थी उनसे लगभग 2-3 गुना ज्यादा हुआ। लेकिन अभी जो कंपैरिजन किस्में हैं, अगर पुरानी किस्मों से कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा उत्पादन है, 8 से 10 गुना ज्यादा उत्पादन है। उदाहरण के लिए आप लोगों को एक सब्जियों के ऊपर लेके चलता हूं, टमाटर के लिए। पुरानी किस्म के अगर टमाटर, अगर 3-4 साल में इतना परिवर्तन हुआ, आपने देखा होगा कि टमाटर का एक पौधे को अपन ज्यादा देखते हैं, 4-5 किलो टमाटर बढ़ सकते थे, ठीक है। अभी जो नई किस्में आ रही उनका एवरेज आपको पता है, एक पौधा लगभग 20 से 25 किलो तक भी आसानी से टमाटर दे सकता है। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होता गया। और हाइब्रिडाइजेशन किसका किया अपन ने, उन्नत बीजों का। किनका किया, उन्नत बीजों का। अब उन्नत बीजों की क्यों आवश्यकता है, इसके लिए आपको लाइन याद रख लेनी है या रफली लिख लेना। साधारण बीज की अपेक्षा बिना किसी प्रकार से खाद, बीज और दवा आदि का बिना उपयोग जो नॉर्मल स्तर पे कर रहे थे पहले, उसके अलावा केवल बीज का ही परिवर्तन किया जाए तो अपन लगभग 15 से 20% अधिक उपज ली जा सकती है। कितनी उपज ली जा सकती है, 15 से 20% अधिक उपज ली जा सकती है केवल बीज परिवर्तन करके, ठीक है। तो इसी आधार पे देखा जाए अपन सीड के लिए, तो यहां मैं रफली एक थोड़ा सा
ये सीड रहता है। कभी भी अगर साधारण रूप से अपन एक दिन के लिए पानी में बीज को भिगो के देख लिया जाए, या अभी अपने गेहूं की बुआई चल रही है, ठीक है, गेहूं की बुआई चल रही है, 2-3 दिन बाद में अगर आप खेत में जाओगे, गेहूं का दाना लगभग अगर सर्दी कम रहेगी तो 6 से 7 दिन में अंकुरित हो जाएगा, और अगर सर्दी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी तो 8 से 9 दिन में वो अंकुरित होके बाहर आएगा। हमेशा कोई भी बीज जर्मिनेट होता है तो उसमें से पहले नीचे की तरफ क्या चलती है, जड़ चलती है, और उसको बोला जाता है रेडिकल। क्या कहा जाता है, रेडिकल या रूट। और फिर उसके इधर की तरफ पत्ती बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉरी, पहले कोलियोप्टाइल बाहर आता है, फिर रेडिकल आता है। पहले क्या आता है, कोलियोप्टाइल आता है। इसीलिए अपन उस गेहूं के दाने को अगर 2-3 दिन बाद में भी जब उससे बाहर कोलियोप्टाइल निकल गया, तब तक भी उसके जड़ बाहर नहीं दिखेगी, फिर वापस उससे क्या चलेगी, जड़ चल जाएगी। ये कहलाती है इसकी रेडिकल या रूट कहलाती है। और ये कभी भी स्थायी नहीं होती। स्थायी जड़ का निर्माण, जैसे गेहूं की बात की जाए, आप लोगों को एक विधि पढ़ाई जाती है CRI, 21 दिन के ऊपर गेहूं के अंदर पानी देने के लिए कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या कहा जाता है, अब इसका क्राउन कहां, क्राउन का मतलब ताज। देखो मैं पहले बताता हूं, एग्रीकल्चर को अगर आप रटना चाहोगे तो ये रटने की चीज नहीं है। और वैसे तो कोई भी शिक्षा की जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं रटने के नहीं है, पहले समझ में आ जाए फिर उसका आगे, मतलब जब तक आपके दिमाग में एक पिक्चर नहीं बन पाएगी साधारण रूप से, तब तक कभी भी उसको समझा नहीं जा सकता। अब ताज की बात करें तो ताज यही है, क्योंकि ये सीड कहां रह गया, जमीन में। ये सारी चीजें सीड टेक्नोलॉजी से संबंधित ही है, क्योंकि किसी का बीज का अंकुरण होना भी आपको पता है 2 प्रकार का आता है, इपीजियल और हाइपोजियल। गेहूं के अंदर तो बीज कहां रह गया, नीचे ही रह गया, तो क्या कहलाया वो, इपीजियल या हाइपोजियल। अरे जोर से बोला करो ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाए। इपीजियल कहलाए या हाइपोजियल। कितने लोग हैं जो हाइपोजियल के पक्ष में है, और काफी लोगों को शायद पता होना चाहिए, मुश्किल से, ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 20% लोग तो शायद पहले भी थे। जब मैं ये क्लास एक बार पहले लेके गया था, तब भी मैंने इपीजियल और हाइपोजियल के बारे में चर्चा की थी। नहीं की थी, की होगी शायद, कोई दूसरी क्लास में कर गया होगा, या नहीं तो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में कर गया होगा। इपीजियल और हाइपोजियल, आप सीधा सीधा ये समझो कि अगर बीज को अपन जमीन में डाला जाए, ठीक है, अब ये जो बीज का पहले मैंने चित्र बनाया था, इसको देख लो थोड़ा सा। बीज के बाहर, आप अभी साधारण रूप से एक चने के बीज पे चर्चा कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाहर एक छिलका होता है, अपन दाल बनाते तब छिलका उतर जाता है ना, समझ में आ जाएगा। अभी मूंगफली खा रहे हो तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीज के बाहर जो छोटा छिलका होता है वो तो क्या कहलाता है, बीजावरण। वो तो क्या कहलाता है। फिर उसके बाद में मुख्य उसका जो खाने योग्य भाग होता है, जैसे मूंगफली खाते हो तो मूंगफली को दाने को तोड़ते एक बिल्कुल छोटी सी संरचना होती है ना, उसके अलावा जो 2 दलपत्र थे उसके, वो जो आप खा रहे हो वो क्या है, भ्रूणपोष। वो क्या है, याद रहेगा नाम, भ्रूणपोष, ठीक है। और जो छोटे छोटे 2 दाने से बने हुए थे उसको तोड़ते समय, वो क्या था, उसका भ्रूण, एम्ब्रियो। अपन भी माँ के गर्भ में रहते हैं तो अपने को भी पूरा भोजन जो मिलता है, जब तक अपन 9 महीने तक उसके पेट में रहते हैं, मिलता है ना अपने को, जो अपनी नाल जुड़ी हुई रहती है उसी के द्वारा अपने को मिलता है भोजन। तो वहां भी उस बीज का जो दाना है मेन, उसको भोजन कौन दे रहा है, भ्रूणपोष। समझ गए। अब भ्रूणपोष जितना ज्यादा न्यूट्रिटिव होगा, उस बीज की अंकुरण क्षमता उतने ही लंबे समय तक बनी रहेगी। आम का बीज बहुत बड़ा मोटा आता है, लेकिन फिर भी उसकी अंकुरण क्षमता 40 दिन की होती है। 40 दिन बाद में अगर आम को अपन, अभी पीछे की अगर कोई सूखी गुठली पड़ी और उसको अपन उगाना चाहे तो वो नहीं उगेगी, जबकि उस समय अपन खा के फेंक देते हैं तो भी अंकुरित हो जाता है, जबकि उसका भ्रूणपोष कितना मोटा है। फिर वापस आ जाओ, सरसों का बीज कितना छोटा होता है, ठीक है, लेकिन उसको 3 साल बाद में भी अगर कहीं अपने पास पड़ा है और वापस उसको उगाया जाएगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। फिर आप आ जाओ अपनी केमिस्ट्री पे या बायो में, जहां आपको वसा, फैट जो है आपका, प्रोटीन, और इसके अलावा
और क्या रहा, कार्बोहाइड्रेट। तीनों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अपन ने देखा होगा पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर किसका पाचन होता है, वसा का, और फिर प्रोटीन या लिपिड्स जिसको अपन कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो काम के हैं वो क्या है, शुरुआती अवस्था में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक एनर्जी देने की क्षमता किसकी होती है, प्रोटीन या लिपिड्स की। तो वहां वो ऑयल्स में ज्यादा मौजूद है, और यहाँ ऑयल्स कौन थी अपनी, सरसों का सीड, इसलिए उसकी जर्मिनेशन क्षमता क्या थी, ज्यादा। ठीक है, अब वापस आ जाओ। चने का जो बीज था उसके बाहर जो बीजावरण बना हुआ है, दाल अपन खा रहे हैं वो क्या है, उसके भ्रूणपोष है, और उसके बीच में एक छोटी सी अंकुरण क्षमता वाली जगह होती है, वो उसका क्या होता है, भ्रूण होता है। समझ में आ गया इतना तो बीज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। एक तो यहां मैंने चने का बीज जमीन में डाल दिया, ठीक है, याद रखना, वापस कोई भी गलत नहीं करके आया अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आता। और एक और बताऊं, मैं जो भी टॉपिक लेके जा रहा हूं, चाहे आप एग्रीकल्चर के फील्ड में रहो या कभी जिंदगी में जनरल तैयारी करनी पड़े या कहीं सुपरवाइजर की तैयारी करो, ये टॉपिक हमेशा ही आएंगे। जब भी मैं कहीं शादियों में जाता हूं, मेरे पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, वो कहते हैं सर आज भी प्री पीजी में वही नोट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये तो मैं पहले ही कह रहा था, चाहे आप पीएचडी भी करोगे तो भी यही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो शुरुआती स्तर है अगर ये सही कर लिया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी।